जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और मैं आपके साथ आरती सिंह। देखिए, इन दिनों एसआईआर की खूब चर्चा हो रही है पूरे देश भर में। बिहार में एसआईआर कराया गया और अब चर्चा ये है कि बहुत जल्द झारखंड में भी एसआईआर होगा। लेकिन एसआईआर को लेकर कई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। कई जो है इसे लेकर अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। खासकर यहाँ जो सत्ता पक्ष में पार्टियां हैं वो नहीं चाहती कि यहाँ पर एसआईआर कराया जाए। लेकिन एसआईआर कराने के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जो अवैध रूप से बसे हुए लोग हैं, जिनका कोई वास्ता नहीं उस जगह से, वहां के नागरिक होने को लेकर, तो ऐसे लोगों को बेदखल करना चाहिए। जाहिर तौर पर हम और आप अगर किसी भी जगह अगर वहां के नागरिक नहीं है और अगर हम वहां जाकर बसते हैं तो वहां की जीडीपी कितनी प्रभावित होगी ये आपको भी पता है, क्योंकि वहां के लोगों का अधिकार, वहां के संसाधनों पर अधिकार हमारा होगा, तो वो जिनके हिस्से की होनी चाहिए वो उनका हिस्सा हम खा रहे होंगे। यही फर्क होता है ना बाहर से आए लोगों का, जब कोई कहीं पर इंक्रोच करते हैं तो यही जो इंक्रोचमेंट है इसे हटाना है, यही कहा जा रहा है। तो अगर झारखंड के पर्सपेक्टिव में हम बात करें, झारखंड के परिदृश्य में अगर हम देखें तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक चीज सामने आती कि झारखंड में सबसे ज्यादा जो सवाल उठ रहे हैं वो क्यों उठ रहे हैं कि एसआईआर यहां जरूरी है। एक्चुअली इस बोर्ड पे करने का मकसद बस इतना था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ लेने चाहिए। ग्राफिकल आप समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संताल में सबसे ज्यादा, ये जो संताल एरिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आदिवासियों का हैबिटेंट माना जाता था कि यहाँ पर संताली आदिवासियों का गढ़ है। तो झारखंड का जो संताल इलाका है वहां पर यह कहा जाता था कि अब से तकरीबन कुछ साल पहले तक यहाँ पर 44% से ज्यादा 44% से ज्यादा संताली यहाँ पर रहते थे। लेकिन अब ये आंकड़ा घटकर कितना रह गया है? जो बातें सामने आ रही हैं, जो अब तक ऑफिशियल अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, मैं ये पुख्ता तौर पर नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, जो अब तक अलग अलग जो वहां पर सर्वे किए गए हैं उन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये आंकड़ा महज 26 से 28% रह गया है। बताइए, ये 44 से 26 से 28%, अगर हम 28% भी मान लें तो आप समझिए कि ये डेमोग्राफी कैसी बदली है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि संताल में डेमोग्राफी चेंज हुआ है। तो अब आप भी समझ गए होंगे कि डेमोग्राफिकल चेंज की बात क्यों हो रही है वहां पर। अब आप ये कहेंगे कि अचानक से संताल डेमोग्राफी को लेकर भारत मित्र क्यों बात कर रहा है, आखिर क्या वजह है भाई? तो ये जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इस एसआईआर को लेकर बीजेपी गोलबंद हो रही है। बीजेपी, और आपको भी पता होगा कि 2024 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें विपक्ष यानी बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा ही यही था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं उनको बाहर किया जाए। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड के संसाधनों पर अपना हक जमाते जा रहे हैं और झारखंडियों का हक खो रहा है, झारखंडी इससे दूर हो रहे हैं। तो ऐसे अवैध जो बांग्लादेशी हैं इन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए, इन घुसपैठियों को यहां से बाहर निकाला जाना चाहिए, क्योंकि संताल की पूरी डेमोग्राफी वहां पर चेंज हो रही है। और जाहिर तौर पर आप सोचिए कि आदिवासियों की जो वहां पर जिस तरह से, ये आप देखिए, आदिवासी जब वहां पर 44% से ज्यादा रह रहे थे, अब इनकी संख्या घटकर महज 28% रह गई है। तो अगर ये डेमोग्राफिकल चेंज अगर सच में अगर और इसका गिरता गया स्तर, तो आप समझिए वहां पर क्या स्थिति कितनी भयावह होगी। अलग अलग रिपोर्ट्स भी आप देख रहे होंगे कि वहां की स्थिति कैसी होती जा रही है। अब इसलिए इसे लेकर इसलिए सवाल उठ रहा है कि इतना आसान नहीं था। कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो आपको देखना चाहिए और इसी से आप समझ पाएंगे कि क्यों ये बातें कही जा रही हैं। तो ये आप समझिए। पहला पॉइंट तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो 44% से घट के 28% हो गया, 28% हो गया, इससे जन
सांख्यिकी प्रभावित होगी, पहली चीज। यानी कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, तो ये पहला। दूसरा ये है कि जो वहां पर ये अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, एनसीएससी जो है, एनसीएससी का रिकॉर्ड अगर आप पलटेंगे वहां पर, जो अब तक वहां पर सर्वे आयोग की तरफ से किया गया है, अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से, उसके मुताबिक वहां पर जो पूजने वाली जमीनें थी ना, जो वहां के संताली, जो वहां के आदिवासी जिन जमीनों पर पूजा पाठ करते थे, वो अब किस में तब्दील हो गया है? वो अब कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। ये है। तो ये जो चीजें घट रही हैं, ये आपको भी जानना जरूरी है। तो ये सब हो कैसे रहा है? क्या ऐसा है कि रातों रात कोई आया और सब कुछ बदल दिया? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। ये सारी प्रक्रिया है, और प्रक्रिया कैसे होती है? धीरे धीरे। दीमक धीरे 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 उस जिस लकड़ी में, किसी भी चीज में अगर दीमक लग जाए तो वो उसे अंदर से खोखला कर देता है। और जब आपकी नजर अचानक से पड़ेगी उस डब्बे पर, उस फर्नीचर पे, जब आप उसे खंगालेंगे तो वो फिर टूट कर भरभरा कर गिर पड़ता है, क्योंकि वो अंदर से खोखला होता है। तो वो एक दिन में नहीं होता है, वो धीरे 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 होता है। पहले एक आते हैं, फिर 1 से 10 होते हैं, 10 से 100 होते हैं, 100 से 1000 और 1000 से 10,000। इसी तरह से ये भी दीमक की तरह, ये जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, ये भी 44% से अगर 28% वहां पर संतालियों की अगर आबादी हुई है, तो ये भी दीमक की तरह उसे चाट रहे हैं, वहां पर डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, और ये आपको समझना होगा। एनसीएससी की रिपोर्ट में अगर आप जाएंगे और कुछ कुछ चीजों को अगर आप समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्यों इस विषय पर, और सिर्फ विपक्ष को क्यों भाई, राज्य की सरकार को, केंद्र की सरकार को, गृह मंत्रालय के जिम्मे ही है ना आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा, तो गृह मंत्रालय को भी समझना चाहिए। और यहाँ पर मैं बिल्कुल इस मसले पर बात नहीं करने वाली कि इस पर किसे एक्शन लेना चाहिए, ये वस्तु स्थिति है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और अब ये सारी चीजें आप पूछेंगे कि भाई अचानक से ये एनएसएससी और इसकी एनसीएससी की रिपोर्ट और ये क्यों है? अब आप ये समझिए, एक आंकड़ा मैं आपको बताने वाली हूं। इस आंकड़े के बाद तो बहुत कुछ क्लियर भी हो जाएगा कि संताल में क्या कुछ चल रहा है। 1951 से 2011 लास्ट सेंसस। तो ये जो 2011 तक का रिपोर्ट अगर आप अभी भी उठाकर देखेंगे, तो यहां पर संताल में आदिवासियों की आबादी बहुत कम हो गई। आबादी तो बढ़ती है ना भाई, एक सिंपल एग्जांपल आप समझ लीजिए, आबादी बढ़ती है या घटती है? कहीं भी कोई भी आबादी अगर बसी हुई है तो वो संख्या तो बढ़नी चाहिए ना, घटेगी तो नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि संताल में 1951 और 2011 के बीच में जो रिपोर्ट, जो सेंसस रिपोर्ट है, उसके मुताबिक आदिवासियों की आबादी बहुत कम हो गई। ऐसा क्या हो गया? क्या आदिवासी वहां से कहीं और शिफ्ट हो गए, या फिर आदिवासियों में ऐसा कुछ हो गया कि नहीं, आदिवासियों की तादाद कमती चली गई और दूसरी आबादी, उनकी तादाद बढ़ गई? कुछ तो रहा होगा। तो यही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये आबादी घट गई। और उससे भी बड़ी चीज अब मैं एक और आपको बताने वाली हूं, वो भी जरा आप सुनिएगा कि वहां पर ये दूसरा पॉइंट ये कि भाई जब ये सवाल उठ रहा है कि ये आबादी बहुत कम हो गई, तो कैसे कम हुई? तो अभी यही कहा जा रहा है कि बाहरी लोगों का प्रवेश हो गया। भाई बाहरी लोगों का प्रवेश हुआ तो सिंपल है बहुत सारा।
मान लीजिए घर में बाहर से कुछ लोग आ जाएं आपके, तो आपके घर के लोगों की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी। ये होगा कि जो मेंबर्स होंगे घर में उसमें और लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन आपके फैमिली के जो लोग हैं, आपके परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी संख्या तो नहीं घटेगी। उनकी संख्या तो अपनी जगह है ना भाई। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी संख्या अलग जगह है, लेकिन आपकी संख्या तो अपनी जगह है। अगर घर में 4 सदस्य रह रहे हैं, बाहर से 3 लोग अगर रहने आ गए, तो ऐसा थोड़ी है कि 4 सदस्य घटकर अब 1 हो जाएंगे और बाकी 3 उसमें मिल जाएंगे तो फिर 4 हो गए। ऐसा नहीं हो सकता है ना। बाहर वाले 3 हैं अलग, लेकिन हम जो परिवार के 4 सदस्य हैं वो तो है ही। तो फिर भाई बाहरी लोगों का प्रवेश जब होने लगा, एक तो मुद्दा ये था कि बाहर के लोग घुसने लगे संताल में, वो भी अवैध तरीके से। उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, कोई भी लीगल कागजात नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, लेकिन फिर भी वो घुस रहे हैं। तो सिर्फ वही नहीं था, सबसे बड़ी दिक्कत कब आई? जब धर्मांतरण का मुद्दा आया। अब जो ये आप समझे, जो मैंने एग्जांपल दिया ना कि 4 अगर घर के लोग हैं और 3 बाहर से आए तो कैसे आंकड़ा घटा। अब यहां पर हो सकता है कि 3 लोग अगर बाहर से आए और उन चारों में वो तीनों डिसॉल्व हो गए, तो फिर आपका आंकड़ा 4 ही रह गया, लेकिन आपके परिवार का सदस्य कितना बचा? सिर्फ 1 बचा, बाकी सब लोग बाहर ही हो गए। ये है उदाहरण। तो इसी को लेकर ये जो धर्मांतरण और जो ये बाहरी लोगों का प्रवेश है, इसने वहां की डेमोग्राफी को बिल्कुल चेंज कर दिया। चलिए, आपको ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप ये समझिए कि कैसा बड़ा खेल चल रहा है और कितना बड़ा खेल है। राहुल शाहदेव है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर, जो एक्स हैंडल है, उस पर ये दोनों जो कागजात हैं इसे शेयर करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग किया है और ये पूछा है कि बताइए, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा जमीन हड़पने का काला कारनामा किसके संरक्षण में हो रहा है। अब उन्होंने ये सवाल क्यों पूछा है? ये सवाल इसलिए पूछा है कि इसमें रजिया खातून नाम की महिला, जो मूल रूप से बांग्लादेश की रहने वाली बताई जाती है, रांची में बैठकर जाली वंशावली तैयार करती है, यहाँ के लोगों की जमीन हड़पने का बड़ा रैकेट चला रही है। इस महिला ने अपना आधार कार्ड, अब आप सोचिए कि ये जो रजिया खातून है ये बांग्लादेश की रहने वाली है, और उसके बाद यहाँ आकर वो अपना नाम सुशीला सहदेव करवा लेती है। और ये सब कितनी आसानी से होता है। मतलब अगर आप अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान, अपनी नागरिकता अगर यहाँ की लेना चाहें तो आप बड़े इजीली ले सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब जगह आपको ये सब बड़े आराम से मिल सकता है, और आराम से मिला तभी तो रजिया खातून सुशीला सहदेव हो गई। और इसी को लेकर इन्होंने लिखा है कि भाई अपना आधार कार्ड भी इन्होंने सुशीला शाहदेव के नाम पर बनवा लिया, जबकि शाहदेव परिवार में ऐसी कोई महिला है ही नहीं। वंशावली की वो जो वंशावली वाला जो कागजात है वो उन्होंने शेयर किया। आप देखिए, इसमें कहीं आपको सुशीला शाहदेव नजर आ रही है क्या? नहीं आएंगी, क्योंकि वो उसका हिस्सा ही नहीं है। तो अब ये पिता नाम विनय राज सिंह बताती हैं और पति का नाम कबीर कुमार सिंह बताती हैं और खुद को शाहदेव बता रही हैं। इनकी वंशावली में बृजमोहन नाथ शाहदेव का पिता का नाम लाल राधा बद्रीनाथ शाहदेव दिखाया गया है, जबकि हकीकत यह है कि बृजमोहन नाथ शाहदेव के पिता का नाम लाल महेंद्र नाथ शाहदेव है। अब पंजी 2 जो होती है उसमें बृजमोहन नाथ शाहदेव के पिता का नाम स्पष्ट किया हुआ है। वंशावली में बृजमोहन नाथ शाहदेव के पिता का नाम अलग, पंजी 2 में अलग, फिर भी रजिस्ट्रार साहब ने रजिस्ट्री कर दी है। अब इस खेल को आप आराम से समझ सकते हैं कि भाई जब अलग एक दस्तावेज में अलग नाम, दूसरे दस्तावेज में अलग नाम, फिर भी जब रजिस्ट्री कराने के लिए पहुंचा है शख्स, तो रजिस्ट्रार साहब आंखें मूंद कर रजिस्ट्री भी कर देते हैं। तो किसके शह पर? ये सवाल तो बनता है ना। आप सवाल तो पूछेंगे ना भाई कि भाई किसके शह पर आप ये सब कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। आप ये भी पूछना जरूरी नहीं समझते कि अगर वंशावली में इस शख्स का नाम नहीं है तो फिर ये पूरा डॉक्यूमेंट जो तैयार कराया गया है, इसका आधार क्या है? कोई पूछेगा ये सवाल? चलिए, यहां भी फर्जी रजिस्ट्री हुई, तो उन्होंने ये अगला सवाल ये पूछा है भाई कि क्या ये सामान्य बात है या फिर सिस्टम का कोई बड़ा हिस्सा इस पूरे खेल में शामिल है? फर्जी पहचान, फर्जी आधार, फर्जी वंशावली और निबंधन, ये पूरा मॉडल अकेला तो कोई चला नहीं सकता। यही बात मैं भी कह रही हूँ, कितना आसान नहीं है कि कोई भी बड़े आराम से ये सब कर ले। उन्होंने कहा है कि 2021 में सीओ श्री विनोद प्रजापति जी ने भूषण सिंह, मतलब सीओ का स्टाम्प भी फर्जी, सिग्नेचर फर्जी, सब कुछ फर्जी, फिर भी रजिस्ट्री हुई है।
ये रैकेट बिना राजनीतिक संरक्षण के तो असंभव है। क्या आपकी सरकार में बांग्लादेशी पहचान वाले लोग फर्जी दस्तावेज बनाकर झारखंड की जमीन हड़प रहे हैं? क्यों 1 महीना बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या सत्ताधारी दल के लोग इस पूरे रैकेट को बचाने में लगे हैं? जिस तरह की कार्यशैली है रांची पुलिस की, इससे सब जाहिर होता है कि वो अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने जेएमएम नेता विनोद पांडे को भी टैग किया और कहा है कि सत्ता में बैठकर आप लोग सब यही कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखिए, ये सवाल है, ये दोनों दस्तावेज आप देखेंगे और जो सवाल पूछा जा रहा है उसे भी आप समझ पाएंगे कि क्यों ये सवाल है। भाई इसका जवाब तो आपको देना चाहिए ना, अगर ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है भाई कि कोई भी आया अपना आधार कार्ड बनवा लिया, कुछ भी करा लिया और फिर सब कुछ चल रहा है। अब इसीलिए जरूरी है एसआईआर। अब आपको समझ में आया होगा, ये जब आपने दोनों दस्तावेज देख लिया होगा तब आपको समझ में आया होगा कि एसआईआर क्यों जरूरी है। और एसआईआर अगर नहीं हुआ तो फिर आप सोचिए, जिस एसआईआर पर इतनी बड़ी बहस चल रही है, अगर ये नहीं आया तो संताल में अभी भी जो 44% से घटकर 28% है ना, वो नील बटे सन्नाटा ना हो जाए। वक्त नहीं लगेगा। दीमक जब खोखला करना शुरू करता है तो वो और स्पीड उसकी बढ़ती जाती है। तो ये भी होने में वक्त नहीं लगेगा अगर वक्त रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यही सवाल सबसे बड़ा है कि भाई कर क्या रहे हैं आप? अगर इतनी सारी चीजें हैं तो फिर, और इसी पर देखिए चंपाई सोरेन जो है, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया, इस वक्त आप स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने एक अखबार की कटिंग डाली है, वो कह रहे हैं कि एसआईआर के डर से घुसपैठिए भाग रहे हैं। ये पेपर की कटिंग डालकर वो ये बताना चाहते हैं कि अब जब यहाँ पे एसआईआर होगा तो शायद तब जाकर यहाँ पर चीजें स्पष्ट हो पाएंगी, कि एसआईआर होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि भाई यहाँ पर अवैध रूप से रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है और कौन कौन आए हैं बाहर से यहाँ पर। और इसलिए उन्होंने लिखा है कि कोई जाकर इन घुसपैठियों से कह दे ये देश हमारा कोई धर्मशाला नहीं है, झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, इंतजार करिए, यहां भी लाखों नाम कटेंगे। तो अगर आप इसे बीजेपी के पर्सपेक्ट से समझना चाहते हैं तो उस पर्सपेक्ट से समझिए। अगर आप इसे झारखंड में संतालियों के अस्तित्व को लेकर अगर इस पर्सपेक्ट से, इस परिप्रेक्ष्य में समझना चाहते हैं तब भी समझिए, क्योंकि समझना जरूरी है। मुद्दा ये नहीं है कि बात कौन कर रहा है, सवाल कौन उठा रहा है। मुद्दा ये है कि क्या इन सवालों का जवाब मिल पाएगा। सवाल पूछना सीखिए, सवाल पूछेंगे तो जवाब देना ही होगा सामने वाले को। नमस्कार, जोहार।